हाँ चलो एक थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। पहले बीसी और बीसी क्लियर है? हाँ हाँ। ठीक है। और तुम बताओ, इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन बताओ क्या था, ब्रीफ करो इसको यहाँ से यहाँ तक। 5th to 15th सेंचुरी एडी तक ये मिडिल एज था, मतलब यूरोप का। हम्म। और फिर ये 4th to 7th सेंचुरी तक कंसिडरेबल फर्मेंट वहाँ पे हुआ था। और उसके बाद फिर बहुत सारा कल्चरल ये सब डेवलपमेंट होने लगा। उसके बाद फिर एक रोमन एम्पायर था कॉन्स्टेंटाइन, जो पहला कॉन्स्टेंटाइन था, जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुआ था। हम्म। और ये क्रिश्चियनिटी को एक स्टेट रिलीजन बनाया था 324 एडी में। और हम्म। ये फिर अपने कैपिटल रोम को बाइजेंटियम में कन्वर्ट, मतलब बदल दिया, और उसका नाम रख दिया कॉन्स्टेंटिनोपल अपने नाम के बाद। ये भी और सेम 324 में ही हुआ था 324 एडी में ही हुआ है कि जब वो पर क्रिश्चियनिटी को स्टेट रिलीजन बनाया कॉन्स्टेंटाइन, सेम उसी ईयर में वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट किया रोम टू बाइजेंटियम, और उसका नाम फिर से रीनेम किया कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है। बुक में लिखा है ना, अंदर बुक के, मतलब अभी तो उसमें है ना बहुत सारा, उसमें लिखा है कि 330 एडी में किया था। अच्छा चलो वो देखते यहाँ हैं आगे क्या है, वो बाद में हम लोग क्लियर करते हैं। आगे जाएंगे ना तो देखेंगे कि क्या किसी और चीज से वो रिलेटेड है, कहीं और कुछ मतलब ये है ये, अरे वो अगर एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या नहीं। ठीक है चलो आगे बताओ यहाँ से। यहाँ से फिर 3 मेजर प्रोविंसेस, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था वहाँ के लोगों को। जर्मैनिक ग्रुप। जर्मन, हाँ। हाँ, जर्मनी ग्रुप में जो नॉर्थ गोथ्स था, वंडाल्स था, लॉम्बार्ड्स था। हम्म। और ये 11th सेंचुरी से क्रिश्चियनिटी तो हुआ ही, मतलब क्रिश्चियनिटी तो आया, लेकिन इस्लामिक भी थोड़ा थोड़ा आ गया था। हम्म। ठीक है। अभी इस्लामिक के बारे में नहीं जानना है, उसको वहीं पे स्टॉप कर दो, ठीक है। चलो यहाँ आते हैं, मीनिंग ऑफ द टर्म मीडिएवल। ठीक है। द टर्म मीडिएवल इज डिराइव्ड फ्रॉम द मॉडर्न लैटिन वर्ड मीडियम एवम, विच मीन्स मिडिल एज। जो कि पहले ही बताए हैं, मीडिएवल का मतलब हो गया मिडिल एज। हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एंशिएंट, मीडिएवल एंड मॉडर्न। तो मीडिएवल पीरियड के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमको इसका मीनिंग जानना होगा। तो द टर्म मीडिएवल, मीडिएवल जो है ये एक लैटिन वर्ड है, मीडियम एवम, जिसका मतलब होता है मिडिल एज। Thus, medieval period is the period between the ancient and the modern, है ना। ये एंशियंट और मॉडर्न के बीच में जो पीरियड है, ये हो गया मेरा मीडिएवल पीरियड। For convenience, history itself has been divided into three periods: the ancient period, ये वाला, the medieval period, and the modern period. In India, the medieval period stretches roughly between the 8th and 18th century AD. अब अगर हम इंडिया बताए थे ना, हर कंट्री का एक अलग अलग मतलब अलग अलग फेजेस आया हिस्ट्री में, ये बताए थे पिछले बार बड़ी। हाँ हाँ ये बताए थे ना पिछली बार कि अलग अलग फेजेस आया, हर कंट्री का एक अलग अलग फेज आया।
मतलब हिस्ट्री का जो टाइम पीरियड था, हिस्ट्री मतलब जो हिस्ट्री के टाइम पीरियड को हम हिस्ट्री का टूल कह सकते हैं। जैसे बाकी अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग टूल्स यूज होते हैं ना, वैसे ही टाइम पीरियड को हम, ये जो टाइम पीरियड हम बनाते हैं कि बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट को हम एज ए 0 लेते हैं, और उसके बाद यहाँ हमारा हो जाता है एडी, और ये हमारा हो गया बीसी। तो ये जो है ये हिस्ट्री का एक मेजर टूल है। ये टाइम पीरियड हिस्ट्री का एक मेजर टूल है। तो देखो इंडिया का कब आ रहा है मीडिएवल पीरियड। इन इंडिया द मीडिएवल पीरियड स्ट्रेचेस रफली बिटवीन द 8th and 18th century AD। यानी ये कब हो रहा है, 800 से 1800 शताब्दी में, ठीक है, यानी 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। और एडी है तो यानी जीसस क्राइस्ट के बाद हो रहा है ये सब कुछ। बोलते रहो बीच में, हाँ नहीं तो समझ में नहीं आएगा कि सुन रही हो। It is further subdivided into the early medieval period, यानी जो medieval period है इसको भी हम सब डिवाइड कर रहे हैं। ये हमारा हो गया medieval period। इसको भी हम सब डिवाइडेड कर रहे हैं अर्ली medieval period में और लेटर medieval period में। अर्ली medieval period और ये लेटर medieval period, ये सब नोट करो। अब अर्ली medieval period का टाइम मेरा क्या था, वो था 8 to 13th century AD। 13th century AD, यानी 800 to 1300 AD। और लेटर medieval पीरियड का टाइम था 13 to 18th century AD। यहाँ पे हमारा However, it must be clear that the medieval period in India does not correspond to the medieval periods in other parts of the world. For example, the medieval period in Europe stretches from about AD 500 to 1500। देखो कल बताए थे ना, उस दिन बताए थे हम कि जरूरी नहीं कि जब मीडिएवल पीरियड बाकी कंट्रीज का, बाकी कॉन्टिनेंट का हो, बाकी कंट्रीज का हो, तभी इंडिया का भी वो मीडिएवल पीरियड हो। अब इसमें देखो यूरोप के मीडिएवल पीरियड कब शुरू हुआ था, 8 to 18th, नहीं ये तो इंडिया का है। यूरोप का था कब से कब तक था मीडिएवल पीरियड, 5th to 15th 5th to 15th था। और इंडिया में कब हुआ, 8 to 13, ठीक है, 8 to 18th हुआ, सॉरी 8 to 18th, यानी कि 5, 6, 7, 8, 300 इयर्स के बाद इंडिया का शुरू हुआ मीडिएवल पीरियड। और हम इंडिया से 300 इयर्स पहले, 300 इयर्स एडी पहले यूरोप का मीडिएवल पीरियड शुरू हो चुका था, ठीक है। और उसका मीडिएवल पीरियड चला 5th century to 15th century, और इंडिया का मीडिएवल पीरियड चला 8th century to 18th century, ठीक है। 18th century के बाद से जब ब्रिटिशर्स इंडिया आने लगे और रिवोल्ट वगैरह शुरू होने लगा, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आ जाता है वो सब कुछ। बाकी जितना मुगल डायनेस्टी हो गया, गुप्ता डायनेस्टी हो गया, नंदा हो गया, ये सब आ जाता है
नंद का कुछ पार्ट आ जाता है इसमें एंशिएंट में, और कुछ आ जाता है मिडिएवल में, ठीक है। लेकिन मुगल जो हो गया, मुगल हो गया, और भी बहुत सारा सूरी बूरी है, ये सब कुछ आ जाते हैं मिडिएवल में, इंडिया के मिडिएवल पीरियड में। However, it must be clear that the medieval period in India does not correspond to the medieval periods in other parts of the world. For example, the medieval period in Europe stretches from about AD 500 to 1500. वही बात है अभी जो बात की हम लोग। It is important for you to know that the transition from the ancient period to the medieval period did not happen all of a sudden. एक बार में अचानक से ट्रांजिशन नहीं हो जाता, मतलब बदलाव नहीं आ जाता। ट्रांजिशन का मतलब है बदलाव, ठीक है, कि एक बार में बदलाव नहीं आ जाता। क्या कोई एक बार में छोटा से बड़ा हो जाता है? आज से अगर हम बात करें 10 years पहले, तो तुम कितनी बड़ी थी? छोटी सी थी, और अब धीरे धीरे बड़ी हुई, तो एक बार में तो बड़ी नहीं हो गई। एक बार में तो क्लास 7th में नहीं चली आई, पहले नर्सरी पढ़ी, फिर LKG, फिर UKG, देन 1 2 3 4 5 6, अब 7th में हो। तो ये ग्रेजुअली चेंजेस आया, और एक बार में ये ट्रांजिशन नहीं हुआ, धीरे धीरे एक फेज को क्लियर करके दूसरे फेज में पहुंचे। तो वही सेम चीज हिस्ट्री के साथ हुआ कि एक बार में एंशिएंट टू मिडिएवल पीरियड में हम नहीं आ गए। तो ये बहुत ट्रांजिशन जो था वो बहुत धीरे धीरे, और एक धीरे धीरे वो चेंजेस आते गए। It was a slow and gradual process which involved a series of political, social, economic and religious changes that were quite different from those of the ancient period. है ना? ये भी बात हुई थी पिछली बार इसमें ऊपर कि एक बार में ही ये चेंजेस नहीं आया, स्लो और ग्रेजुअल है। और जो ये चेंजेस आया, ये सिर्फ मतलब नॉर्मली लोगों के रहन सहन में ही नहीं, पॉलिटिकल चेंजेस आया। पॉलिटिकल मीन्स राजनीतिक हो गया, सोशल यानी सामाजिक, इकोनॉमिक यानी आर्थिक, रिलीजियस यानी धार्मिक। धार्मिक कैसे हुआ? अब देखो क्रिश्चियनिटी, यहाँ हम कॉन्स्टेंटाइन को देख लो, वो क्रिश्चियनिटी को एक स्टेट रिलीजन बना दिया, तो ये रिलीजियस चेंजेस आया। हाँ ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ क्लियर है। कोई डाउट? नहीं। ठीक है। सोशल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस। अब सोशल पॉलिटिकल का मतलब क्या है? सामाजिक और राजनीतिक। सामाजिक हो गया कि लोग जो आसपास के लोग हैं, या जो वहाँ रिसाइड कर रहे हैं उस जगह में लोग, उनका। और पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, उस समय जो भी राजा थे या जो भी रूलिंग अथॉरिटी था, ये हो गया सोशल, और ये हो गया पॉलिटिकल। तो ये क्या सर्कमस्टांसेस था, इसका क्या परिप्रेक्ष्य था, क्या प्रभाव था, क्या मतलब वो कैसा एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, ये सोशल और पॉलिटिकल जो हमारा सर्कमस्टांसेस है। तो ये देखो, देयर वेर सेवरल चेंजेस इन सोशियो पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग द मिडिएवल पीरियड ऑल ओवर द वर्ल्ड। बहुत सारे चेंजेस आए सोशियो और पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में। many large empires came into existence. बहुत सारे जो large एम्पायर हैं वो सारे एग्जिस्टेंस में आए। अब इंडिया की बात करेंगे हम, तो मुगल एम्पायर आया, ये सबसे बड़ा एम्पायर माना जाता है। अकबर, शाहजहां, जहांगीर, ये सब मुगल एम्पायर में ही आते हैं। तो बहुत सारे वैसे ही अदर कंट्रीज में भी बहुत सारे एम्पायर्स जो हैं वो एग्जिस्टेंस में आए। Some of these empires were transcontinental in nature. अब ट्रांसकॉन्टिनेंटल का क्या मतलब हुआ बताओ? एक्सटेंड करना। क्या? टू और मोर, एक्सटेंड करना मतलब टू और मोर कॉन्टिनेंट। कैसे कैसे एक्सटेंड करेगा टू और मोर कंट्री में? ठीक है, एक्सटेंड करना हुआ, लेकिन कैसे? मैम यही बताई थी हम लोग को कि एक्सटेंड करना होता है। एक्सटेंड करना नहीं, ट्रांसकॉन्टिनेंटल मीन्स ये हो गया
कि जैसे मान लो एक कंट्री है, ठीक है, और बाकी जो अदर कंट्रीज है ना, या एक कॉन्टिनेंट, उस समय तो कंट्रीज की ही बात करो, जैसे एक कंट्री है, इंडिया हो गया है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, ऐसे अगर हम ले ले तो जैसे एक एम्पायर है, एक जो किंग है इंडिया में, ये अपना जो साम्राज्य है, जो एम्पायर है, वो अफगानिस्तान में भी है, उसका मतलब रूलिंग अथॉरिटी एक हो गया, किंग एक हो गया, ठीक है। जैसे थ्रू द वॉर या फिर किसी भी तरह वो दूसरे कॉन्टिनेंट को भी अपने रूलिंग एरिया में, अपने रूलिंग कॉन्टिनेंट में मिला लेता है, और वो इन दोनों कॉन्टिनेंट में या दोनों कंट्री पे वो रूल करता है, ठीक है। तो उसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल कहते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, कि एक कंट्री पे तो रूल कर ही रहा है, दूसरे कंट्री से थ्रू द वॉर या फिर किसी भी तरह बात करके, जो भी है हरा के, वो दूसरी कंट्री को भी अपने, सुनती हो ना कि लड़ाई हुआ, वो उसको अपने कंट्री में मिला लिया, तो वो ट्रांस कॉन्टिनेंटल, यहाँ भी रूल कर रहा है और दूसरी कंट्री में भी वो रूल कर रहा है। जैसे अशोका, ये तो अशोका, कलिंगा को हाँ, अशोका कह लो, अकबर को भी कह सकती हो कि वो भी ट्रांस कॉन्टिनेंटल किंग था, अकबर भी था, ठीक है। तो वी हैव ऑलरेडी रीड दैट द रोमन एम्पायर हैड डिसइंटीग्रेटेड। अब यहाँ कंस्टेंटाइन को भी देख लो, तो ये एक जैसे इसको ट्रांस कॉन्टिनेंटल के बारे में अब आगे पता चलेगा, हम इतना क्लियर नहीं है कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल था या नहीं कॉन्स्टेंटाइन का, लेकिन ये भी रूलिंग अथॉरिटी था, ये भी रूल कर रहा है, इसका भी एम्पायर है। चलो, we have already read that the Roman Empire had disintegrated by the 5th century AD. In Western Europe, there were major social, political, and economic development in the countryside. तो क्या हुआ यहाँ पे, रोमन एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया। इंटीग्रेट मीन्स क्या, इकट्ठा होना, ठीक है। इंटीग्रेट मीन्स इकट्ठा होना हुआ, तो डिसइंटीग्रेट मीन्स क्या हुआ, अलग अलग हो जाना। तो ये रोमन एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया 5th सेंचुरी में, कहाँ पे, वेस्टर्न यूरोप में। और जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में था, ये इन सारी चीजों को के अकॉर्डिंग ये डिसइंटीग्रेट हुआ। समझ में आया? हाँ, जहाँ नहीं आएगा वहां पूछना। पूछेंगे। ठीक है। द एम्पायर ऑफ चार्ल मैग्न। अब देखो दूसरा एम्पायर आ गया, वहां हम कॉन्स्टेंटाइन की बात कर रहे थे, ये अब दूसरा एम्पायर आ गया हमारा, चार्ल मैग्न। ये कब से कब तक था, 742 टू 814 एडी। और वो कब से कब तक था, 7 to 3 7 कंस्टेंटाइन कब से कब तक था, 274 टू 337। 337। और चार्ल मैग्न जो है वो 742 से 814 तक उसका ये था, रूलिंग पीरियड था। Was the best example in Western and Central Europe at the beginning of the 9th century AD. He promoted arts and education, and his court was the cultural center of the Carolingian Renaissance. ठीक है। कैरोलिंगियन रेनेसेंस का मतलब क्या हो गया,
उसका मतलब क्या हुआ? जब चार्लेमेंज का रूल था तब उसका और उसके सक्सेसर का, और तब वहां पे बहुत सारा ये डेवलपमेंट हुआ था आर्ट, आर्किटेक्चर, लर्निंग, म्यूजिक। नहीं नहीं, इसका मतलब बताओ। ऐसा ही कुछ है। डेवलपमेंट तो हो रहा है, वो तो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ही प्रमोटेड आर्ट्स एंड एजुकेशन एंड हिज कोर्ट वाज द कल्चरल सेंटर ऑफ द कैरोलिंगियन रेनेसांस। मींस एक दूसरे जैसे किसी और का कोई और कल्चर है, आर्ट फॉर्म अलग है, डांस फॉर्म अलग है, तो वो मिक्सड अप होके वो सबको बढ़ावा दे रहा था। मतलब सबके लिए जगह है उसके कोर्ट में, उसके एम्पायर में, सारे आर्ट फॉर्म के लिए, सारे कल्चर के लिए। कैरोलिंगियन रेनेसांस मींस ये हो गया। अब हो गया ऑल्दो द एम्पायर कोलैप्स्ड रैपिडली, वो जो एम्पायर था वो बहुत जल्दी कोलैप्स भी हो गया चार्ल मैग्ने का। yet its urban center and trading network persisted। लेकिन जो भी उसका अर्बन सेंटर था, अर्बन मीन्स जो थोड़ा सा डेवलप्ड हो गया, थोड़ा सा इन फोकस्ड हो गया, वो सारा जितना भी सेंटर था वो एग्जिस्ट कर रहा था। ट्रेडिंग नेटवर्क यानी कि जहां से ट्रेड हो रहा है, जहां से वो ट्रेड कर रहा था, खरीद बिक्री, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वो सारा परसिस्ट कर रहा था। During this period, the system that developed in Western Europe was called feudalism। अब इस पीरियड में जो सिस्टम डेवलप हुआ वेस्टर्न यूरोप में, उसको फ्यूडलिज्म कहते हैं, सामंतवाद। It was marked by agricultural production around castles and manor houses. Here, the feudal lords of the manor owned land that was cultivated by serfs peasant। अब फ्यूडलिज्म का मतलब क्या हुआ बताओ? जब ऐसा मतलब रूल कोई कि इसमें एक रूलर नोबिलिटी जो है वो लैंड लेगा क्राउन से, और मिलिट्री सर्विस उसके एक्सचेंज में उसको देना है। नहीं नहीं, एकदम ऐसा ही नॉर्मल बताओ ना फ्यूडलिज्म एक्सचेंज का मतलब। देना और लेना। नहीं देखो, इसमें ये हो गया कि इम्पोर्टेंट टर्म्स में यही सब। इम्पोर्ट मतलब वो तो बस बता दिया है, लास्ट में होगा ना समरी में, की टर्म्स में। फ्यूडलिज्म का मतलब ये हो गया कि जैसे जमींदार सुनी हो, जमींदार टर्म कभी हाँ? सुनी हो? जमींदार। जमींदार, हम्म। हाँ सुने हैं। हाँ, तो उसमें क्या होता था कि जो भी गांव के लोग होते थे, जो भी आसपास के लोग होते थे, या फिर नॉर्मली बटैया सुनी हो, खेती, बटैया खेती जो होता है, सुनी नहीं हो? सुने हैं। नहीं सुनी हो। उसमें अभी के टर्म्स में अगर हम जैसे बात करते हैं कि मेरे पास अगर जमीन है एक, मतलब एक लैंड है मेरे पास अच्छा खासा, 100 हेक्टेयर में, 200 हेक्टेयर्स में मेरा लैंड है। अब हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, हम जाकर खेती तो नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या किए, उस जगह को खेती के लिए किसी और को दे दिए कि लो भाई, तुम ये जमीन लो और इस पे खेती करो, और उसके बदले में तुम जो अनाज उपजाओगे, जो तुम क्रॉप ग्रो करोगे, उसमें से कुछ हिस्सा देना होगा, या फिर तुम हमको पैसा दो। एज सच कुछ भी, मतलब एक पॉलिसी होगा, एक रूल होगा कि अगर हम तुमको जमीन दे रहे हैं अपना कल्टीवेशन के लिए, तो तुमको उसके बदले में हमको कुछ देना पड़ेगा। तो वही हो गया फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद। बहुत सारा जमीन इकट्ठा कर लेना, एक पूरा एरिया को कवर्ड कर लेना, और फिर उसको, उस लैंड को छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग पीजेंट कह लो या फार्मर्स कह लो, इनको देना कि लो भाई, तुम क्रॉप को कल्टीवेट करो और उस लैंड को कल्टीवेट करो, फार्मिंग करो तुम, ठीक है। फ्यूडलिज्म का अगर इन शॉर्ट हिंदी में अगर डेफिनेशन हुआ तो उसका हुआ सामंतवाद। From the 12th century AD onwards, the influence of commerce and towns in the feudal order began to evolve।
अब 12th सेंचुरी ऑनवर्ड्स यानी कि 1200 शताब्दी के बाद से क्या हुआ, कॉमर्स और जो शहरीकरण था वो बढ़ने लगा, वो शुरू होने लगा। यानी लोग ट्रेड करने, कॉमर्स का मतलब क्या हुआ, खरीद बिक्री करने लगे, एक जगह से अब दूसरी जगह सामान बेचने लगे। वो जानने लगे कि हाँ हम मान लो अगर कोई एक जगह अब हम अगर वहीं आए, वहां हमको कुछ पसंद आया कि अरे वाह ये चीज वहां का बहुत पसंद है, और सेम चीज अगर हमको यहाँ ना मिले और हम यहाँ आए, समझ में आ रहा है? हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ, देखो मान लो मुजफ्फरपुर हाँ, में आवाज आ जैसे रही है। लहठी बहुत फेमस है, ठीक है, हम वहां से लहठी लेकर यहाँ आए दिल्ली, यहाँ आए, फिर यहाँ पे कोई देखा, पड़ोसी मेरा देखा कि अरे वाह ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ तो मिलता ही नहीं है ऐसा। फिर जो शॉप था वहां हम बोले कि अरे आप मतलब वहां ज्यादा डिमांड है इसका, आप सप्लाई कीजिए। तो वो अगर मुजफ्फरपुर से दिल्ली लहठी सप्लाई कर रहा है तो ट्रेड उसका बढ़ा, बढ़ा या नहीं? क्या सुनी मेरी बात को, ध्यान नहीं दी, सुनो। क्या जैसे बढ़ा? ट्रेड, ट्रेड उसका बढ़ा, उसका जो हाँ बढ़ा। हाँ, उसका बिजनेस बढ़ा। तो वही चीज यहाँ होने लगा कि जैसे जैसे बढ़ा यहाँ। टाउन, हाँ, जैसे 12th सेंचुरी के बाद से यानी 1200 शताब्दी के बाद से जो कॉमर्स और टाउन का जो इन्फ्लुएंस था वो इवॉल्व होने लगा। दिस चेंज वाज बूस्टेड बाय मेडिटेरेनियन एंटरप्रेन्योर्स इन वेनिस एंड जेनेवा। तो ये कहाँ कहाँ हुआ, ये जो चेंज था ये ज्यादा हुआ, वाज बूस्टेड बाय मेडिटेरेनियन, किसके थ्रू हुआ, ये जो कॉमर्स और टाउन जो था, ये इवॉल्व जो हो रहा था, ये किसके थ्रू हो रहा था? दिस चेंज वाज बूस्टेड बाय मेडिटेरेनियन एंटरप्रेन्योर्स इन वेनिस। जो मेडिटेरेनियन एंटरप्रेन्योर था वेनिस का और जेनेवा का, इन लोगों के कारण कॉमर्स और टाउन जो है वो इमर्ज होने लगा, इवॉल्व होने लगा। कंसिक्वेंटली ट्रेड विद इन यूरोप बिगेन टू इम्प्रूव। तो इसका असर क्या हुआ कि यूरोप में ट्रेड जो है उसकी स्थिति सही होने लगी, वो अच्छे से ग्रो करने लगा। ठीक है, हाँ by the end of the 15th century AD, the Spaniards and the Portuguese began the voyages of discovery and finally reached India. अब देखो क्या हो रहा है कि 15th सेंचुरी यानी 1500 AD में, 15वीं शताब्दी में जो स्पेनियर्ड मीन्स क्या हुआ, स्पेनियर्ड्स का मतलब बताओ। स्पेनिश। स्पेनियर्ड्स क्या हुआ, वो लोग जो स्पेन के थे, ठीक है, स्पेनिश, अभी स्पेनिश मतलब जैसे स्पेनिश टर्म भी यूज करते हैं हम, और स्पेनियर्ड्स भी कहते हैं। स्पेन के लोग जो थे वो वॉयजेस ऑफ डिस्कवरी यानी वो नाव पे बैठ के अब चल दिए दूसरे तरफ कि भाई चलो अब समंदर के उस पार क्या है, इस पार क्या है, थोड़ा अब हम लोग दुनिया देखें। तो स्पेनियर्ड्स एंड जो स्पेन के लोग थे और जो पोर्टुगल के लोग थे, वो लोग अब वॉयजेस पे निकल गए डिस्कवरी के लिए, और मतलब ढूंढने के लिए नए शहर, नए कॉन्टिनेंट, नए कंट्रीज को। और उस समय 15वीं शताब्दी में 1500 एडी में ही वो इंडिया पहुंचे। वास्को ड गामा नाम सुनी हो, पढ़ी हाँ होगी ना सुने हैं। जीके में, कौन थे? वास्को डी गामा ये इंडिया वो एक पोर्टुगीज थे जो कि इंडिया को डिस्कवर्ड किए। ठीक है, इंडिया को इंडिया तो ऑलरेडी था, डिस्कवर्ड क्या मतलब वो इंडिया आए, इंडिया तो ऑलरेडी था ही,
इंडिया में लोग थे, ऐसा थोड़ी था कि हाँ भाई जब वास्को डिगामा आए तभी इंडिया एग्जिस्ट हुआ। इंडिया तो ऑलरेडी था, मतलब दूसरी कंट्रीज तो दूसरे कॉन्टिनेंट थे, वो लोग इंडिया के बारे में कब जाने, जब वास्को डिगामा इंडिया पहुंचे। ठीक है। रोमन कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैलेस्टीन, पॉम्पी 106 BCE 48 to 48 BCE। अब देखो यहाँ क्या आ गया ना, बिफोर कॉमन एरा। हाँ, बिफोर कॉमन एरा, यानी कि अब ये बात हो रहा है जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले या बाद में? पहले। हाँ, तो Pompey was a Roman general and statesman. He was known as Pompey the Great. Pompey decided to extend the Roman frontiers to the banks of the Euphrates. This decision involved the control of Palestine. ठीक है। अब पॉम्पी जो था वो क्या किया, वो डिसाइड किया कि वो रोमन फ्रंटियर्स को थोड़ा सा यूफ्रेट्स के आसपास बढ़ा लेगा। तो जो ये डिसीजन था, ये क्या डिसीजन इसका इम्पैक्ट हुआ कि वो पैलेस्टीन को कंट्रोल करने लगा। मतलब अगर वो ये डिसाइड किया कि हम रोमन फ्रंटियर्स को और जो यूफ्रेट्स का किनारा है इन सबको हम अपने साम्राज्य में मिला लेंगे, अपने जो मेरा एम्पायर है उसमें मिला लेंगे, और इसके थ्रू हम पैलेस्टीन को कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है। In 63 BC, the siege of Palestine was led in the east BC। इन 60, देखो कहीं BC टर्म यूज हो रहा है और कहीं BCE टर्म हो रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सारा एक ही एरा के। हाँ, ये यहाँ बिफोर क्राइस्ट यूज हो रहा है, यहाँ बिफोर कॉमन एरा यूज हो रहा है, तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब एक ही टाइम पीरियड की बात चल रही है। ठीक है। तो in 63 BC, the siege of Palestine was led in the east during Pompey's campaign. The conquest of Pompey ended the Jewish independence. Consequently, Judah, the southern part of ancient Palestine, was included in the Roman Republic. Confusion है कुछ? समझाएं इसको यार, आगे बढ़े। बताओ, समझा दीजिए। तो क्या हुआ 63 BC में, तो वो पैलेस्टीन वाज इनलिस्ट ड्यूरिंग पॉम्पीज कैंपेन। तो पॉम्पी जो अपना कैंपेन शुरू किया कि ये एक्सटेंड करेगा अपने एम्पायर को रोमन फ्रंटियर में और बैंक ऑफ द यूफ्रेट में, तो ये क्या किया कि जीविश लोग जो थे उनकी आजादी पे वो ग्रहण लगाने लगा, कन्क्वेस्ट करने लगा। यानी कि जब हम किसी जगह को विन करने की सोचेंगे, मान लो किंग कोई और बन गया, अब तो वो, अब जैसे मोदी जी हैं तो वो अपना अलग रूल लाए, वो अपना अलग अलग पहले शायद जो चीज होता था उन सबको हटा के या कुछ अपना अपने तरफ से नया टर्म्स, नया रूल्स ये सब लेकर आए। तो किंग जो हुआ, जैसे अब अशोका की हम बात करेंगे तो वो भी बहुत सारा धर्म जैसे दीन इलाही ये सब बहुत सारी चीजें वो शुरू किया था। तो अगर एक जगह पे जिसका रूल चलने लगता है वो अपने हिसाब से उस जगह को मॉडिफाई करने लगता है, अपने हिसाब से चलाना चाहता है उस जगह को, है ना। कि मान लो अगर मेरा रूल चल रहा है तो हम सोचेंगे कि चलो भाई हम अब जैसे मान लो हमको खाना बनाना हुआ रात में, हम बोलेंगे चलो हम रोटी सब्जी नहीं, हम आज पिज्जा बर्गर बनाते हैं। ठीक है। कोई और आया, वो सोचा नहीं नहीं पिज्जा बर्गर बहुत मुश्किल है, वो नहीं बनाएंगे, चलो हम रोटी दाल बना लेते हैं। फिर कोई आया, वो सोचा अरे चलो वो भी छोड़ देते हैं, अब बाहर से ही मंगवा लेते हैं। ठीक है। तो जो उस जगह पे आता है और उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कॉमन पीपल पे,
जो वहां के रेसिडेंट्स है उसके ऊपर, ठीक है, कि वो तो जो रूलिंग एम्पायर है वो तो अपना अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन उसका प्रॉस एंड कॉन्स जो है वो दूसरे पे पड़ रहा है, दूसरे को इफेक्ट कर रहा है। तो वही सेम हुआ जीविश के साथ कि उसका इंडिपेंडेंस जो है वो खोने लगा, इंडिपेंडेंट नहीं रहा वो, और कहीं ना कहीं जो उसकी आजादी थी वो छीनने लगी। ठीक है, ये सब इतना वही मेंशन किया हुआ है सारा कुछ। अब देखो बर्थ ऑफ क्रिश्चियनिटी, ये तो ऑलरेडी बहुत पता भी होगा। Christianity is the religion based on the life and teachings of Jesus Christ. तो अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करते हैं तो क्रिश्चियनिटी क्या है? क्रिश्चियनिटी जो है एक रिलीजन है, एक धर्म है जो कि किस पे बेस्ड है? लाइफ और टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट में, कि जीसस क्राइस्ट का लाइफ क्या रहा। अब जैसे देखो क्रिश्चियन का जितना भी फेस्टिवल है वो किससे रिलेटेड है? जीसस क्राइस्ट से। क्रिसमस अगर हम सेलिब्रेट करते हैं तो क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, है 25 दिसंबर को। और फिर ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, इस गुड फ्राइडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन जीसस क्राइस्ट क्या हुए थे? क्रूसिफाइड हुए थे, उनको सूली पे लटका दिया गया था। फिर ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं, ईस्टर 2 डेज के बाद सेलिब्रेट करते, यानी फ्राइडे को अगर गुड फ्राइडे हुआ तो उसके नेक्स्ट मतलब कमिंग संडे को तो जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे जो आया उसको हम ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। ईस्टर क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि उस दिन जो क्रिश्चियंस हैं ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो थे क्रूसिफाइड होने के बाद फिर से वो ये हो गए थे, जीवित हो गए थे, फिर से वो जिंदा हो गए थे। ठीक है, तो इसलिए ईस्टर सेलिब्रेट करते हैं। तो ये सारे फेस्टिवल किससे रिलेटेड हुए? जीसस क्राइस्ट से रिलेटेड हुए। तो वही है, क्रिश्चियनिटी इज अ रिलीजन बेस्ड ऑन द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। जीसस का अब जो बाइबल हुआ रिलीजियस बुक में हुआ क्रिश्चियन का बाइबल। तो बाइबल क्या है? बाइबल में वो सारी चीजें लिखी हुई है जो जीसस क्राइस्ट लोगों को बताते थे, जो जीसस क्राइस्ट लोगों को समझाते थे, उनके टीचिंग्स हैं बाइबल में। जीसस इज रिगार्डेड एज द सन ऑफ गॉड बाय ऑल क्रिश्चियन। जीसस को क्या हम मानते थे कि वो जो है वो भगवान के बेटे हैं। वो नॉर्मली किसी ह्यूमन बीइंग से कोई रिलेशन नहीं है जीसस क्राइस्ट का, वो भगवान के बेटे हैं। द सेक्रेड बुक ऑफ द क्रिश्चियन इज द बाइबल। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इन बेथलहम। जीसस क्राइस्ट वाज द सन ऑफ जोसेफ एंड मैरी। जीसस क्राइस्ट जो थे वो जोसेफ एंड मैरी के बेटे थे। ही वाज बोर्न इन कब? C4 BC। मतलब इसका बताओ, उस दिन बताए थे ना इसका मतलब, सी डॉट का मतलब कंफर्म नहीं है। अराउंड 4th BC वो जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था। कहाँ? बेथलहम में, अ स्मॉल टाउन 8 किलोमीटर टू द साउथ ऑफ जेरूसलम। एक छोटा सा टाउन था जेरूसलम से 8 किलोमीटर दूर। अब जेरूसलम कहाँ है? जेरूसलम इजराइल में है। Jesus spent the early years of his life at Nazareth. जो early years था यानी जन्म के बाद से जो उनका ये था टाइम पीरियड था, जो एज था उनका, वो नाजरत में स्पेंड किया उन्होंने। इन प्रेजेंट डे नॉर्दर्न इजराइल। अभी कहाँ है वो? नाजरत नॉर्दर्न इजराइल में है। इट इज मेंशन्ड इन द गॉस्पेल्स एज द होम ऑफ मैरी एंड जोसेफ। गॉस्पेल जो था वो मैरी और जोसेफ, जो कि जीसस क्राइस्ट के मदर और फादर थे,
वो उनका होम था. It is closely associated with the childhood of Jesus and is a center of Christian pilgrimage. ठीक है, जैसे वृंदावन, मथुरा ये सब हुआ ना कृष्ण भगवान का जन्म स्थल, लोग जाते हैं. अभी भी हिंदू के लिए बहुत बड़ा पिलग्रिमेज है. वैसे ही क्रिश्चियन के लिए नाजरत और गॉस्पेल, बेथलहम, ये सारी जगह जो है वो बहुत बड़े पिलग्रिमेज है. ये लोग जाना चाहते हैं कि हाँ हम एक बार होकर आए कि जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ, बचपन बीता, उनके माँ बाप जहाँ रहते थे, वो सब जगह हम घूम कर आए. Here he studied the Jewish scriptures. Initially he took up his father's profession and become a carpenter. ठीक है, सब यहाँ वो Jewish scriptures सीखे कहाँ पे? Gospel में. Jewish scriptures सीखे. Scriptures means क्या हुआ? बाइबल में क्या? गॉस्पेल तो बाइबल का एक पार्ट है. Sorry, mention in the gospel as the home of Mary एक मिनट. And the earlier life and Nazareth in present in honor it is mentioned in the gospels as the. हाँ, gospel मतलब वो बताया गया था gospel में कि नाजरत जो है वो था मैरी और जोसेफ का जो ये घर था, और अर्ली चाइल्डहुड जो था जीसस का वो नाजरत में भी, हाँ सॉरी, नाजरत में बीता था. तो here he studied the Jewish scripture. Scripture का मतलब क्या हुआ? सैक्रेड मतलब बुक, ग्रंथ नहीं, सैक्रेड बुक स्क्रिप्चर मतलब स्क्रिप्चर नहीं, मतलब स्क्रिप्चर का मतलब वो जीविस स्क्रिप्चर है ना यहाँ. तो जीविस से रिलेटेड यानी जीव से रिलेटेड जितने भी बुक्स हुए, रिलीजियस बुक हुआ या फिर वो स्क्रिप्चर्स यानी कि वो अक्षर, वो जो अल्फाबेट्स हो गए, ये सारी चीजें वो नाजरत में सीखे. Initially he took up his father's profession and became a carpenter. सबसे पहले वो अपने फादर का प्रोफेशन चूज किए और कारपेंटर बने. But soon he began to experience the hardship and sufferings of his people. फिर लोग का दुख, दर्द, कष्ट ये सब देखे. Jesus was greatly influenced by John the Baptist. Jesus जो थे who taught the need for repentance and spiritual cleanliness. जो जॉन थे उनसे वो काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हुए. वो स्पिरिचुअलिटी की बात करने लगे, रिपेंटेंसी की बात करने लगे कि हाँ सोल को क्लियर होना चाहिए, हमें दूसरों के दुख दर्द को समझना चाहिए. तो उनसे वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए जीसस. King Herod Antipas ordered the execution of John. This inspired Jesus to abandon his work as a carpenter and spread the message of love among the people. फिर क्या हुआ, किंग हेरोड एंटिपस जो थे वो जॉन को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर दे दिए, मतलब मारने का. उसके बाद क्या हुआ, जीसस जो था उनको बहुत बुरा लगा. फिर वो क्या किए, अपना कारपेंटरी का जॉब जो है वो छोड़ दिए और जॉन के मैसेजेस को स्प्रेड करने लगे कि लोगों में प्यार हो, लोगों एक दूसरे के दुख दर्द और भावना समझे. It is said that he got a divine message that he had been sent on his earth to end the miseries of the people. He had to guide people to the path of love and goodwill. एक दिन उनको डिवाइन मैसेज मिला. अब मैसेज कैसे मिला ये तो नहीं पता, लेकिन मे बी कुछ एंजल्स आए, कहते यही है कि कुछ एंजल्स आए और उनको ये मैसेज फॉरवर्ड किए कि आप इस दुनिया धरती पे आए हैं लोगों के दुख दर्द को दूर करने के लिए और उनको सही रास्ते पे ले जाने के लिए. उसके बाद क्या हुआ, जीसस मेट मैनी डिफिकल्टीज बट कंटिन्यू टू स्प्रेड हिज मैसेज ऑफ लव अमंग पीपल. His simple teachings, his compassion and love for the poor and sick attracted a large number of followers. It is said that he could heal the sick and restore eyesight to the blind. फिर वही है, जैसे जैसे वो लोगों में
पॉपुलर होते गए, जैसे जैसे वो अपने मैसेजेस को स्प्रेड करते गए, लोग भी उनके टुवर्ड्स अट्रैक्ट होते गए, और ये कहा जाने लगा कि वो बीमार को ठीक कर सकते हैं, और जो ब्लाइंड है, जो नहीं देख सकते, उनके आईज को रिस्टोर कर सकते हैं, उनकी आई साइट को लौटा सकते हैं। His followers recognized Jesus as the Messiah and the Son of God. लोग उन्हें मसीहा और भगवान के बच्चे, सन ऑफ गॉड कहने लगे। अब main teachings of Jesus, the life and teachings of Jesus are recorded in 4 books called the Gospels. हाँ, जो जैसे बाइबल जो है उसको हम 4 बुक्स में डिवाइड करते हैं, उसको हम गॉस्पल कहते हैं। The 4 Gospel as the 4 Gospels ascribed to Saint Matthew, Saint Mark, Saint Luke and Saint John. इन चारों को, ये चार जो है ये हमारे गॉस्पेल्स हो गए। ये सब तो नोट की होगी, ये नोट की हो क्या? जो गॉस्पेल्स के 4 ये है 4 पार्ट्स, बुक्स कॉल्ड द गॉस्पेल, मतलब 4 गॉस्पेल्स हैं, सेंट मैथ्यू, सेंट मार्क, सेंट ल्यूक एंड सेंट जॉन। ये जो 4 गॉस्पेल हैं, ये क्या बताते हैं? मिनिस्ट्री, क्रूसिफिक्शन एंड रिसरेक्शन of Christ. Jesus preached his message in the form of sermons and parables. His 12 apostles spread the message. Apostle means क्या हुआ? दूत, जो उनके followers थे, जो दूत थे। His 12 apostles spread his message among the people. The sermon on the mount is the discourse of Christ. तो ये लोग अब क्या करने लगे? जो मैसेजेस थे, जो उनके 12 दूत थे, जो मैसेजेस थे जीसस क्राइस्ट के, वो दुनिया में फैलाने लगे। अब वो उसमें क्या लिखा था, जो वो मतलब वो क्या बोले थे, क्या मैसेजेस उनके स्प्रेड करने लगे, जो उनके अपोस्टल्स थे? लव योर एनिमीज, अपने एनिमीज को भी प्यार करो। हैव अनकंडीशनल फेथ इन गॉड, ही इज आवर फादर। बिना किसी शक के, बिना किसी कंडीशन के भगवान पे आस्था रखो, विश्वास रखो, वो हमारे पिता है। डू नॉट जज अदर्स, दूसरों को जज मत करो। गिव टू द नीडी, जो भी जरूरतमंद है उनको अपने हिसाब से उनकी हेल्प करो, उनकी मदद करो। डू unto others as you would want them to as you want them to do unto you, दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने साथ चाहते हो। God is ever forgiving, ever loving and kind. God जो भगवान जो है हमेशा माफ कर देता है, हमेशा प्यार करता है और बहुत ही दयालु है। ये 6 हुए ना, 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 मैसेजेस जो है, ये जो उनके अपोस्टल्स थे, जो उनके दूत थे, जो उनके अनुयायी थे, वो ये मैसेजेस को स्प्रेड करने लगे। अब आ जाओ द क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस। द ग्रोइंग पॉपुलैरिटी ऑफ जीसस अलार्म्ड द रिच एंड पावरफुल पीपल एज वेल एज द प्रीस्ट। अब क्या हुआ? जो जीसस क्राइस्ट के का जो पॉपुलैरिटी है वो दिन पर दिन बढ़ने लगा, जिससे कि जो रिच थे, जो पावरफुल लोग थे, वो उनसे डरने लगे। जो प्रीस्ट थे, जो पुजारी थे, सब ये सोचने लगे कि अरे ये तो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर होता जा रहा है, और इससे हम लोगों को फिर दिक्कत होने लगेगी। फिर क्या हुआ? कहाँ थे हम? हाँ, the priest refused to recognize him as the Messiah. तो प्रीस्ट क्या करने लगे? अरे ऐसा कुछ नहीं है, ये मसीहा नहीं है, हम लोग नहीं मानेंगे। प्रीस्ट जो थे, जो पुजारी थे, जो उस समय के धार्मिक गुरु थे, रिलीजियस जो ये थे सुप्रीम पावर जो थे, वो लोग रिफ्यूज करने लगे कि नहीं भाई, हम मसीहा कंसिडर्ड नहीं करेंगे इनको। Thus, Jesus was arrested on the pretext of encouraging people to rebel against the Roman Empire. तो जीसस को क्या किया गया? अरेस्ट कर लिया गया। Jesus Christ was put on trial and sentenced death on the cross.
क्रूसिफाइड, जो जीसस क्राइस्ट को रखा गया, सुनवाई हुई उनपे, फिर जो उनको डेथ की सजा दी गई वो कि क्रॉस पे, ये देखो यहाँ ये फिगर मेंशन है ना कि क्रॉस पे उनको क्रूसिफाई किया गया, उनको यहाँ टांग के मार दिया गया। और ये कहाँ हुआ? एक मिनट, गोलगोथा। ये हुआ गोलगोथ में। कहाँ पे उनको क्रूसिफाइड किया गया था? गोलगोथ में। This day is commemorated by Christian as Good Friday. ये बात बताए थे अभी हम कि गुड फ्राइडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उसी दिन उनको क्रूसिफाई किया गया था। The resurrection of Jesus Christ is the Christian religious belief. क्रिश्चियन जो है ये बिलीव करते हैं कि गुड फ्राइडे के बाद जो संडे आया, यानी 2 दिन के बाद जीसस क्राइस्ट जो थे वो फिर से पुनर्जीवित हो गए। रिसरेक्शन यानी पुनर्जीवित हो गए वो। The resurrection of Jesus occurred on the 3rd day of his burial. यानी तीसरे दिन ये हुआ। फ्राइडे को क्रूसिफाई किया गया, सैटरडे संडे, तो तीसरा दिन हुआ संडे, और इस दिन को कहते हैं द डे इज सेलिब्रेटेड एज ईस्टर संडे। अब समझ में आ गया कि हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं, गुड फ्राइडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं, और ईस्टर संडे क्यों सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर हुआ? हाँ। अब रिलीजियस टेक्स्ट, द बाइबल इज द सैक्रेड बुक ऑफ द क्रिश्चियन। इट हैज 2 पार्ट्स, द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट। बाइबल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है हमारा ओल्ड टेस्टामेंट और दूसरा है नया टेस्टामेंट। द ओल्ड टेस्टामेंट कंटेन्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन बाइबल। It comprises 39 books. जो फर्स्ट टेस्टामेंट है, ओल्ड टेस्टामेंट है, उसका जो उसको हम फर्स्ट पार्ट बाइबल का कंसिडर करते हैं। इसके अंदर 39 बुक है। They comprise the chief text of the law, history, prophecy, and wisdom literature of the ancient people of Israel. इज़राइल में पहले लोग कैसे रहते थे, मतलब ये इज़राइल का हिस्ट्री कह लो। जो पहला ओल्ड टेस्टामेंट है ये इज़राइल की हिस्ट्री के बारे में बताता है कि वहां के लोग कैसे थे, वहां के लॉज कैसे थे, वहां के लोग कितने बुद्धिमान थे, लिटरेचर कैसा था, ये सारा चीज ओल्ड टेस्टामेंट बताता है हमें। The New Testament is the second part of the Christian Bible. It comprises the life and teaching of Christ. तो जो भी टीचिंग और लाइफ है जीसस क्राइस्ट का, ये सब कुछ हमें न्यू टेस्टामेंट में पता चलता है। एंड हिज अर्लीस्ट फॉलोवर, जो भी इनके फॉलोवर थे सबसे पहले, कुछ फॉलोवर उस समय भी रहे होंगे ना, अब तो खैर बहुत लोग फॉलो करते हैं, लेकिन जो जब जीसस क्राइस्ट रहे होंगे उस समय उनके कुछ फॉलोवर रहे होंगे। तो इन सब के बारे में जो न्यू टेस्टामेंट है ये बता रहा है। इट इंक्लूड्स द 4 गॉस्पेल। अब ये जो न्यू टेस्टामेंट है इसके अंदर 4 गॉस्पेल है, ठीक है। 4 गॉस्पेल इधर देखो, यहाँ ये था सेंट मैथ्यू, सेंट मार्क, सेंट ल्यूक एंड सेंट जॉन, ये था ना 4। तो ये हमारा न्यू टेस्टामेंट के अंदर आता है। It includes the 4 Gospels, the Acts of Apostles, 21 epistles by Saint Paul and other, and the book of Revelation. तो ये सारे जो चीजें हैं ये न्यू टेस्टामेंट के अंदर आ रहे हैं। Spread of Christianity, आज पढ़ाएं या छोड़ दें? छोड़ दीजिए। ठीक है, एक दिन में इतना थोड़ा सा टफ हो जाएगा। क्या क्या बच गया, चलो एक बार देख लेते हैं क्या क्या बच गया। Spread of Christianity, role of Emperor Constantine in spreading Christianity, emergence of Constantinople as a new capital। इसको तो समरी में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ ही चुके थे। हाँ। Barbarian Christians, Byzantium or the Byzantine, emergence of the Turks and the Crusades,
impact of monasteries. आयरलैंड, हाँ ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा कर लेना अच्छे से, ठीक है। और ऐसे बुक से नहीं, नोट डाउन करके नोटबुक में, तब इसको अच्छे से देखना कि कब कैसे क्या हुआ। ये सारा तुम्हारा वही है, सारा तुम्हारा आप बीसी सॉरी कॉमन एरा में ही आएगा, एडी में ही आएगा। यहाँ बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट हो गया, ठीक है। चलो ये कर लेना, कल हम फिर ऐसे ही मैसेज कर देंगे कि कब करना है, ठीक है। चलो बाय। बाय।